नमस्कार बच्चों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 को, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसके अंदर जितने भी सेक्शंस दे रखे हैं उनके अंदर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारे एमसीक्यू रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेंगे, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 1 दे रखा है उसके अंदर डिफाइन कर रखा है। सबसे पहले हम देखें तो सेक्शन नंबर 1 को डिफाइन कर रखा है, जिसके अंदर डिफाइन किया गया है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। अब सबसे पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि जो भी चीज हम स्टडी करते हैं, यानी अगर आप किसी के साथ बोलना चाहते हैं तो वहां पर आप क्या करते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि माई सेल्फ ये, और आई एम फ्रॉम इस विलेज से हूं मैं, ठीक है, और मेरी क्वालिफिकेशन ये है। ठीक है, तो सिंपल भी हो सकती है, जैसे सिंपल आप बता सकते हैं कि मेरी क्वालिफिकेशन ये है या और मैं वहां से हूँ। किसी तरीके से भी इंट्रोड्यूस हो सकता है आपका। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, अगर हम बात करें ऑफिशियली की, कि अगर आप किसी व्यक्ति के सामने अपने आप को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप अपनी पूरी की पूरी डिटेल उसके सामने सबसे पहले बताते हैं कि मैं ये व्यक्ति हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ, मैंने वहां से अपनी स्टडी है वह कंप्लीट की थी। अगर जरूरत पड़े तो आप जैसे सीवी में अपने रिज्यूम में लिखते हैं डेट ऑफ बर्थ, तो वहां पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिखते हैं। ठीक है, अपनी हॉबीज के बारे में भी लिखते हैं। तो उसी तरीके से जब भी कोई एक्ट बनाया जाता है इस तरीके से, जैसे ये हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, कोई भी एक्ट बनाया जाता है तो सबसे पहले उसके फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप फर्स्ट सेक्शन देखेंगे तो वहां पर आपको डिफाइन किया मिलेगा शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट या फिर एनफोर्समेंट। ठीक है, कि वह एक्ट उसका टाइटल क्या है, कहां कहां पर वह अप्लाई होता है, ठीक है, कब वह कमेंसमेंट में यानी कब वह अप्लाई हुआ था, या फिर हम बोले कि कब वह एनफोर्स में आया था। तो इन सब चीजों के बारे में हमें देखने को मिलता है हर एक सेक्शन के अंदर, सेक्शन नंबर 1 के अंदर, हर एक एक्ट के अंदर। ठीक है, क्योंकि वहां पर हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है उस एक्ट से कि पहले आप इसके बारे में जानो, थोड़ा सा जानो कि कब इसका जन्म हुआ है। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 1 के अंदर हम बोल सकते हैं कि इसका जन्म और इसके बारे में बताया जाता है कि कहां कहां पर यह अप्लाई होगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं सेक्शन नंबर 1, जिसके अंदर डिफाइन किया गया है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल का तो आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। शॉर्ट टाइटल इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के नाम से इसे हम जानते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपका यह भी हो गया एमसीक्यू कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वह कब एनफोर्स में आया था, कब एनफोर्स में आया था, 1932। अब आपको डेट याद करनी है, 1 अक्टूबर 1932, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। 1 अक्टूबर 1932 के अंदर यह एनफोर्स में आया था, और इसकी एसेंट कब मिली थी वह भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 8 अप्रैल 1932, 8 अप्रैल 1932, 8 अप्रैल 1932 एसेंट मिली थी और एनफोर्स में आया था 1 अक्टूबर 1932 को। अब आज हम बात करेंगे शॉर्ट टाइटल, इसके बारे में पता चल गया। एक्सटेंट कहां कहां पर इसकी एग्जिस्टेंस है, कहां कहां तक अप्लाई होगा, क्या यह एक्ट है जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पूरे भारत के अंदर अप्लाई होता है। यस, यह पूरे भारत के अंदर अप्लाई होता है। अगर जो स्टूडेंट 2019 यानी 2019 से पहले पास आउट हुए हैं उनको पता होगा कि यह एक्ट है जो वह पहले जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत के अंदर अप्लाई होता था, लेकिन 2019 के अंदर 31 अक्टूबर 2019 को रिपील करके, यानी जब 370 हटाई गई तब क्या कर दिया गया, जो हमारे जितने भी एक्ट है वो जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं होते थे, तो वो सारे के सारे एक्ट अब क्या हो गए, जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई हो गए। कब से, 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर कि कब से जो हमारे सारे के सारे एक्ट है वह जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई हो गए। तो अब यह एक्ट है, पहले क्या लिखा होता था इसके अंदर, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब इसके अंदर लिखा आता है इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, और नीचे लिखा हुआ मिलेगा आपको एक्ट के अंदर लास्ट में, बिल्कुल नीचे वहां पर आप देखेंगे कि कब
इसको जो एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 1 है, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसको वर्ड को ओमिट कर दिया गया था, हटा दिया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, समझ में आ गया। तो यह तो हो गई इसके इंट्रोडक्शन की बात। अब यहाँ पर इस एक्ट के अंदर कमेंसमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। 8 अप्रैल 1932 को इसकी एसेंट मिली थी और 1 अक्टूबर 1932 को यह एनफोर्स में आ गया था। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 की। सेक्शन नंबर 2 के अंदर डिफाइन किया गया है डेफिनेशन को। ठीक है, अब इसी तरीके से हर एक एक्ट के अंदर डेफिनेशन डिफाइन की गई है। सेक्शन नंबर 2 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर देखो तो आप डेफिनेशन मिलेगी, आईपीसी के अंदर देखो तो डेफिनेशन मिलेगी, अलग अलग वर्ड की डेफिनेशन आपको मिलती है। सीआरपीसी के अंदर देखोगे तो सेक्शन नंबर 2 के अंदर मोस्टली डेफिनेशन ही हमें मिलती है। ठीक है, और डेफिनेशन का मीनिंग क्या है, यानी वहां पर हमें हर एक जो वर्ड है उसकी प्रस्तावना करके दी गई है कि जो भी वर्ड हम सेक्शन नंबर 2 के अंदर आपको बताएंगे, ठीक है, उनका वैसा ही मतलब पूरे के पूरे एक्ट में समझा जाएगा जैसा कि सेक्शन नंबर 2 के अंदर हमने आपको बताया है। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप से एज्यूम या फिर प्रिज्यूम कर लो कि ठीक है मैं तो ऐसा मानूंगा क्योंकि उस बुक में तो ऐसा बताया गया है। हमें वैसा ही मानना पड़ेगा जैसा इस एक्ट में बताया गया है। इस एक्ट के अंदर से अगर हम कोई भी चीज है वह उठाते हैं या फिर कहीं पर भी अप्लाई करते हैं, या फिर जहां पर पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा वहां पर सेक्शन नंबर 2 के अंदर जो डेफिनेशन दी गई थी वह एज इट इज वैसी ही अप्लाई होगी जैसे सेक्शन नंबर 2 के अंदर उसका मीनिंग बताया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन के अंदर सेक्शन नंबर 2 क्लोज ए के अंदर डिफाइन किया गया है एन एक्ट ऑफ ए फर्म। अब इस एन एक्ट ऑफ ए फर्म का मीनिंग क्या है। कोई भी फर्म है, ठीक है, फर्म तो बनेगी, पार्टनरशिप एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार अगर आप पार्टनरशिप करोगे तो फर्म बनेगी। फर्म अगर बनेगी तो फर्म के द्वारा कोई भी अगर एक्ट किया जाएगा तो उसे हम बोलते हैं एन एक्ट ऑफ ए फर्म। अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसे हम देखें तो सेक्शन नंबर 2 क्लोज ए के अंदर डिफाइन किया गया है एन एक्ट ऑफ ए फर्म मींस एनी एक्ट और ओमिशन by all the partners or by any partner or agent of the firm which gives rise to a right enforceable by or against the firm। यानी यहां पर फर्म बन गई, ठीक है, वहां पर पार्टनर्स होंगे, अब पार्टनर्स के पास राइट्स भी होंगे। अगर पार्टनर्स के पास राइट्स है और फर्म बनी है तो किसी काम करने के लिए बनी है, और किसी काम करने के लिए फर्म बनी है तो सभी के सभी पार्टनर्स कोई काम भी करेंगे, चाहे वह फर्म के अगेंस्ट में हो चाहे वह फर्म के हित में हो। ठीक है, तो वहां पर अगर कोई भी एक्ट किसी भी पार्टनर्स के द्वारा या फिर कंप्लीट सभी पार्टनर्स के द्वारा किया जाता है तो वह क्या माना जाएगा, एक्ट ऑफ ए फर्म, एक फर्म के द्वारा एक्ट किया हुआ माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक पार्टनर ने कोई काम कर दिया, ठीक है, तो वह ऐसा नहीं माना जाएगा कि वह फर्म ने काम नहीं किया है, वह ऐसा ही माना जाएगा कि वह जो काम है वह फर्म ने किया है। ठीक है, यानी चाहे एक सिंगल पार्टनर करे मिलके, चाहे सभी अलग अलग पार्टनर मिलके करे, चाहे वह उसके लॉस के लिए हो, चाहे उसके प्रॉफिट के लिए हो, चाहे उसे फर्म को बचाने के लिए हो लॉस से, या फिर उसे डुबाने के कगार पर कोई पार्टनर लेके जाता हो। ठीक है, वह सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से जब हम आगे सेक्शन स्टडी करेंगे तो वहां पर देखेंगे कि कैसे पार्टनर क्या क्या जो कर सकता है फर्म के लिए, और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम बस थोड़ा समझ लेते हैं एक्ट ऑफ ए फर्म का मीनिंग यही है, कोई भी अगर जो कदम उठाया जाए किसी भी पार्टनर के द्वारा उसे हम बोलेंगे, चाहे वह लाभ के लिए हो चाहे हानि के लिए हो, वह फर्म का एक्ट माना जाएगा। अब सेक्शन नंबर 2 क्लोज बी की अगर हम बात करें, सेक्शन नंबर 2 क्लोज बी जिसके अंदर डिफाइन किया गया है बिजनेस। ठीक है, अब यह डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं उसका भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसलिए पढ़ रहे हैं यहाँ से जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि सेक्शन नंबर 2 के अंदर जैसे क्लोज ए दे दिया गया, वहां पर आपको नीचे दे दिया गया या फिर ऊपर क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि बताइए कि यहाँ पर सेक्शन नंबर 2 क्लोज ए के अंदर क्या कौन सी डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है, तो वहां पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे एग्जामिनर के द्वारा। ठीक है, तो वहां पर आपको चूज करना है राइट आंसर, तो आपको एक्ट ऑफ ए फर्म यह आपका राइट आंसर है। 3 इसके अलावा रॉन्ग आंसर आपको दिए जाएंगे। अगर आप यह आंसर चूज करते हो तो आपका 1 नंबर बन जाता है, अदरवाइज आपका
जो भी है नेगेटिव मार्किंग अनुसार वह कट जाएगा। तो अब हम बात करते हैं क्लोज बी की। ठीक है, क्लोज बी के अंदर डिफाइन किया गया है बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? अब बिजनेस लोग सोचते हैं कि मैं अगर किसी के पार्टनरशिप में कोई रेडी लगा लेता हूं तो क्या वह बिजनेस है? यस ऑफ कोर्स वह बिजनेस है, लेकिन एज पर हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसको आपको रजिस्टर्ड करवाना होता है। ऐसा नहीं कि आपने ठीक है पार्टनरशिप में लगा लिया, पैसे लगा दिए और आपने स्टार्ट कर दिया बिजनेस। नहीं, उसको तब माना जाएगा जब आप उसको रजिस्टर्ड करवाते हो। वह भी हम आगे जाके सेक्शंस के अंदर स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बिजनेस की डेफिनेशन है वह दी गई है, इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, हर एक ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी प्रोफेशन हो आपका, वह क्या माना जाएगा? बिजनेस माना जाएगा। क्या गोलगप्पे की रेडी लगाना एक बिजनेस हो सकता है? यस ऑफ कोर्स हो सकता है। अगर आप 2 3 4 पार्टनर मिलकर कोई भी काम कर रहे हो, जैसे आजकल कुछ एक लोग जैसे फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, तो वह क्या है? एक बिजनेस है। ठीक है, 2 पार्टनर मिलकर एक फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, वह भी क्या है? बिजनेस है। फास्ट फूड की फ्रेंचाइजी हो गई, तो रिलेटेड चाहे किसी से भी हो, वह क्या माना जाएगा? बिजनेस माना जाएगा। लेकिन बकायदा आपको उसको क्या होना चाहिए, जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, जितने भी रूल्स इसके अंदर दिए गए हैं, रजिस्ट्रेशन के दिए गए हैं, कैसे पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, कैसे पार्टनरशिप बनेगी, एग्रीमेंट कैसे बनेगा, अगर कोई पार्टनर है वह यह एक्ट कर देगा तो उसका फर्म के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पार्टनरशिप के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उन सब चीजों के बारे में यहाँ पर दिया गया है। वो सब चीजें क्या होंगी? फॉलो की जाएंगी पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा। और इसी पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा अगर आप कोई भी फर्म है, कोई है व्यवसाय है, वह करते हैं, तब वहां पर आपका जो यह पार्टनरशिप एक्ट है वहां पर अप्लाई होगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं है कि आप गोलप्पे की रेडी पार्टनरशिप में लगा लो और उसे रजिस्टर ना करवाओ तो वह एक पार्टनरशिप मानी जाएगी। ठीक है, तो बी में क्या डिफाइन कर रखा है? बिजनेस। ठीक है, अब हम बात करेंगे सी की। बिजनेस के लिए यहाँ पर डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर वही समझा जाएगा बिजनेस का मतलब जो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है। एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? बिजनेस। ठीक है, सी के अंदर डिफाइन किया गया है प्रेस्क्राइब्ड। प्रेस्क्राइब्ड, अब प्रेस्क्राइब्ड की हम बात करें तो नियत, नियत मतलब बोलते हैं फिक्स्ड, यानी यह क्या है? फिक्स्ड है। फिक्स्ड क्या है? मींस प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, यानी जो चीजें इस एक्ट के द्वारा बना दी गई पार्टनरशिप के लिए, वह वहां पर अप्लाई होगी और जिस जिस तरह से इस एक्ट के अंदर डिफाइन की गई है उसी तरीके से अप्लाई होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी मनमर्जी से वह अप्लाई होगी, इसीलिए एक्ट तो बनाया गया है। प्रेस्क्राइब्ड है, फिक्स्ड है, नियत है, निर्धारित कर दी गई है, सारी की सारी चीजें जो रूल्स है वह मेंशन कर दिए गए हैं। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा, तो वही समझा जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं डी की। क्लोज हमारा आ जाता है अब यहाँ पर डी, सेक्शन नंबर 2 क्लोज डी। सेक्शन नंबर 2 क्लोज डी के अंदर डिफाइन किया गया थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी कौन होती है? थर्ड पार्टी वह होती है जो पार्टनर्स के अलावा अलग हो, यानी उसके अंदर पार्टनर्स इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर डिफाइन क्या किया गया है? यूज्ड इन रिलेशन टू ए फर्म और टू ए पार्टनर देयरइन मींस एनी पर्सन हु इज नॉट ए पार्टनर इन द फर्म। सबसे पहली बात तो अगर आपके एक जैसे क्वेश्चन पूछ लिया किसी ने, क्या थर्ड पार्टी के अंदर पार्टनर्स इंक्लूड होते हैं? तो नहीं। कहां पर डिफाइन किया गया है? सेक्शन नंबर 2 क्लोज डी के अंदर डिफाइन किया गया है, जहां पर थर्ड पार्टी को डिफाइन किया गया है कि जो पार्टनर्स है वह क्या होगा? थर्ड पार्टी के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो अब थर्ड पार्टी के अंदर इंक्लूड कौन होगा? जो पार्टनर्स है उनके अलावा जो भी कोई व्यक्ति बचता है तो वह थर्ड पार्टी के अंदर इंक्लूड होगा, जिसके साथ फर्म है अपना बिजनेस करती है। ठीक है, अब आपकी फर्म है, मान लीजिए किसी भी चीज से रिलेटेड है। ठीक है, अब आप एडवोकेट है, एडवोकेट फर्म बना सकते हैं, 3 4 एडवोकेट ने मिलकर फर्म बना ली। जितने भी आपके क्लाइंट्स होंगे, ठीक है, वो तो आपके पार्टनर नहीं है, तो वो फर्म के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। और जो पार्टनर के अलावा
अन्य व्यक्ति होगा, यानी जो आपके क्लाइंट्स होंगे वह क्या होंगे, थर्ड पार्टी होंगे। तो वो सभी पार्टनर्स के लिए थर्ड पार्टी होंगे और आपकी जो फर्म है उसके लिए थर्ड पार्टी होंगे। और जो पार्टनर्स को छोड़कर, ठीक है, अन्य व्यक्ति होगा वह भी थर्ड पार्टी होगा, चाहे आपका क्लाइंट हो या ना हो, या फिर किसी भी तरीके का आपका उसके साथ रिलेशन हो। ठीक है, तो मतलब कोई और भी हो सकता है क्लाइंट्स के अलावा, या फिर कोई आपका अन्य काम करता हो। ठीक है, लेकिन पार्टनर ना हो तो उसे हम बोलेंगे थर्ड पार्टी, एज पर सेक्शन नंबर 2 क्लोज डी ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब हम बात करते हैं लास्ट जो हमारा बच जाता है ई। ई एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के बारे में हमने और कहीं भी स्टडी किया था। इससे पहले हमने जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने सेक्शन नंबर 9 के अंदर डिस्कस किया था कि जो वहां पर डिफाइन किया गया था एक्सप्रेस, एक वर्ड था डिफाइन किया गया था एक्सप्रेस। ठीक है, एक्सप्रेशन से यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट। एक्सप्रेशन तो यूज होगा यहाँ पर, लेकिन इस एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है। एंड डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कहां पर डिफाइन किया गया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर डिफाइन किया गया है। कहां पर डिफाइन किया गया, सेक्शन नंबर 9 के अंदर इसे डिफाइन किया गया है। और वही मीनिंग यहाँ पर सेम समझा जाएगा। शैल हैव द मीनिंग असाइन टू देम इन दैट एक्ट। तो इस एक्ट के अंदर कहीं पर भी अगर एक्सप्रेशन आता है तो वहां पर क्या समझा जाएगा कि जैसा मीनिंग सेक्शन नंबर 9 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर डिफाइन किया गया है, वैसा ही मीनिंग जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसके अंदर समझा जाएगा, सेम मीनिंग। ठीक है, समझ में आ गया। एक्सप्रेशन का मीनिंग होता है अपने जो भाव है वह प्रकट करना। ओरली हो सकता है आपका, ठीक है, बाय गेस्चर हो सकता है, यानी किसी भी चीज तरीके से आप किसी व्यक्ति को अपने जो भाव है वह प्रकट कर सकते हैं। जैसे कोई डम व्यक्ति होता है वह कैसे करता है, ठीक है, गुंगा व्यक्ति होता है वह बोल नहीं सकता, वह क्या करता है, इशारों से करता है कि मुझे ये चीज चाहिए। ठीक है, उस तरीके से भी वह क्या माने जाएंगे, आपके एक्सप्रेशन माने जाएंगे। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 2 क्लोज ई के अंदर डिफाइन कर दिया गया एक्सप्रेशन। और यहां पर एक्सप्रेशन का मीनिंग समझा जाएगा, चाहे वह ओरली एक्सप्रेशन हो, बाय गेस्चर हो, रिटर्न में हो, किसी भी तरीके से हो। सेक्शन नंबर 9 के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है सेम वैसे ही। अब हम बात करते हैं आगे, हम चलते हैं सेक्शन नंबर 3 की तरफ। और सेक्शन नंबर 3 हमारा चैप्टर नंबर 1 का लास्ट सेक्शन है, जिसके अंदर डिफाइन किया गया है एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट 9 ऑफ 1872। इसका मीनिंग क्या है, यानी एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस जो सेक्शन नंबर सेक्शन नंबर 3 है हमारा 1872 का। ठीक है, जो हमारा सेक्शन नंबर 3 है 1932 का, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, 1872 मैंने ये याद कर लिया था। एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट 9 ऑफ 1872 सेक्शन नंबर 3 है जो हमारा, उसके अंदर डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि सेक्शन नंबर 3 में यह बोला गया है कि जितने भी जो प्रोविजंस है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, वो प्रोविजंस कहां पर अप्लाई होंगे, इस एक्ट के ऊपर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसके ऊपर अप्लाई होंगे। डेफिनेशन देख लेते हैं। द अनरिपील्ड प्रोविजंस, दो जो अनरिपील्ड प्रोविजंस है, अनरिपील्ड मींस जो प्रोविजंस हटाए नहीं गए हैं। ठीक है, जैसे जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वहां पर हमने सेक्शन नंबर 239 टू 266 तक हमने डिस्कस किया था कि जो वह प्रोविजंस क्या कर दिए गए थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिपील्ड कर दिए गए थे, हटा दिए गए थे। ठीक है, चैप्टर नंबर 11। ठीक है, ये याद रखना, आपको एमसीक्यू के अंदर जरूर आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट 9 ऑफ 1872 द अनरिपील्ड प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 save insofar as they are inconsistent with the express provision of this act shall continue to apply to firms। तो firms के ऊपर जो प्रोविजंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हैं वह अप्लाई होंगे। क्यों अप्लाई होंगे, अब इस एक्ट के अंदर कहीं पर भी नहीं डिफाइन कर रखा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर की एग्रीमेंट कैसे बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, एग्रीमेंट के लिए क्या क्या
चीजें जरूरी है, एक एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है एक वैलिड एग्रीमेंट के लिए, वो सारे के सारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफाइन कर रखे हैं। तो वो सारी चीजें कहां पर अप्लाई होंगी, जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसके ऊपर अप्लाई होंगी। क्योंकि यहाँ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया कि कैसे एग्रीमेंट बनेगा, कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, पहले तो एक एग्रीमेंट ही बनेगा, तभी जाके एक फर्म बनेगी और उसे रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। जो टर्म्स एंड कंडीशंस है कॉन्ट्रैक्ट की, वह किसके अनुसार फॉलो होंगी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अनुसार फॉलो होंगी। इसीलिए सेक्शन नंबर 3 के अंदर बताया गया है कि जितने भी अनरिपील्ड प्रोविजंस होंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, वह अप्लाई होंगे यहाँ पर। तो आई होप आपको चैप्टर नंबर 1 है कंप्लीट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई बात आपके मन में है, कोई शंका है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर जरूर देंगे। अगर फिर भी कोई ऐसी चीज है आप और तरीके से स्टडी करना चाहते हैं, या फिर कोई आपको एमसीक्यू है उसके लिए स्पेशल से वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। वैसे तो हमारे एमसीक्यू साथ के साथ क्लियर हो जाते हैं, आप वन लाइनर नोट्स के अंदर इन्हें लिख सकते हैं, जिससे आपको रिवीजन करने में इजिली आसानी हो जाए, इजी रहे आपके लिए, और आप थोड़े समय में, जिससे आपका थोड़ा समय खर्च हो। ठीक है, वन लाइनर नोट्स इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि जब एग्जाम की डेट आती है तो उससे कुछ समय पहले, अगर आपके पास 10-15 दिन है, तो आप उस वन लाइनर नोट्स को 1 या 2 दिन में एक सब्जेक्ट के अच्छी तरीके से आप उन्हें रिवाइज कर सकते हैं, और आपका जो बेनिफिट है, या फिर आपका बोले कि जो रिवीजन है अच्छे से हो जाता है। और बेनिफिट भी होता है क्योंकि आपको फिर रिमाइंड रहता है एग्जाम से पहले, आप अगर आप जल्दी रिवीजन कर लेते हैं तो आई होप आपको जो सारा का सारा टॉपिक है समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो मैं आपको दोबारा बोलता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बेसोच निशंका से कमेंट करें, और आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, सुखद रहे। धन्यवाद।